स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर रनिंग में है ह्यूमिडिटी, इस ह्यूमिडिटी वाले चैप्टर के अंदर अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से जो लिक्विड यानी द्रव है वो गैस में परिवर्तित होकर किन दो माध्यमों यानी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में जाता है। जल की गैस अवस्था जो वायुमंडल में जाती है उसे नमी कहते हैं और हवा के अंदर जब वो नमी मिलती है उसे आर्द्रता कहते हैं, क्योंकि आर्द्रता पवनों के एक ऐसा गुण है जो मौसमों के लिए, जलवायु के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्द्रता ही इस चीज़ को निर्धारित करती है कि किस प्रकार से वर्षा होगी, कितनी मात्रा में वर्षा होगी और वर्षा किस रूप में होगी। यानी वो वर्षा होगी, हिमपात होगा, ओलावृष्टि होगी, धुंध, कोहरा, कुहासा, ये सारे के सारे जो एक बनने वाली विधियाँ हैं ये सारी किस पर निर्भर करती हैं? हमारी आर्द्रता पर। हमने देखा कि आर्द्रता मुख्य तौर पर 3 विधियों द्वारा मापी जाती है। एक है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता। इनका किस प्रकार से इनकी गणना की जाती है, किस प्रकार से तापमान के बढ़ने घटने से आर्द्रता बढ़ती घटती है और किस इकाइयों के अंदर इन्हें मापा जाता है, ये सब हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सैचुरेटेड एयर, यानी जो आपकी संतृप्त हवा है वो क्या होती है। देखिए, संतृप्त हवा ऑन अ टेम्परेचर यानी एक निश्चित तापमान पर द कैरिंग कैपेसिटी एक टेम्परेचर के ऊपर एक निश्चित तापमान पर किसी भी हवा यानी वायु के अंदर, देखिए वायु के अंदर गैसें पहले से होती हैं, लेकिन जब वो गैसों से बनी हुई हवा वायु दाब में अंतर के कारण उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब तरफ चलती है, तो उच्च वायु दाब किन स्थानों पर पाया जाता है? ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पे तापमान कैसा हो, कम हो। और निम्न वायु दाब कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर तापमान कैसे हो, उच्च हो। तो जो ठंडे क्षेत्रों से हवा आती है वो हवा खाली होती है, भारी होती है, ठीक है, और शुष्क होती है। जैसे ही वो एक गर्म स्थानों पर पहुंचती है, गर्म हवा जो है वो फैलती है। गर्म हवा फैलती है, हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है। जो हवा जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसके अंदर जलवाष्पों के आने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे हमने आपको डिस्कस किया था, यदि कोई वायु 10 डिग्री तापमान पर है, उसके अंदर 50% आपके जलवाष्प हैं, और यदि मैं वायु का तापमान जो है वो बढ़ाकर 10 से 20 डिग्री कर दूँ, तो जो हवा के अंदर 100% जलवाष्प 50% रह गए थे, हवा के फैलने से वो 50% जो है वो 25% के बराबर हो जाते हैं। यानी जहाँ पर 10 डिग्री तापमान पे मात्र 50% ही जलवाष्प और आ सकते थे, अब उसी हवा के तापमान के बढ़ने से कितने प्रतिशत और आ सकते हैं? लगभग 75%, क्योंकि 50 जो है वो उतना ही रह जाएगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो उसकी मात्रा घट जाएगी, वायु का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। तो सैचुरेटेड एरिया संतृप्त हवा क्या होती है? एक निश्चित तापमान पर जब हवा की कैरिंग कैपेसिटी, क्षमता, जो उसको आर्द्रता को धारण करने की क्षमता जब बढ़ जाती है, ऑन अ टेम्परेचर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, द क्वांटिटी ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। यानी निश्चित तापमान पर हवा जितने जलवाष्प धारण कर सकती है उसकी मात्रा जो एक तरह से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को निर्धारित करती है, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। या जनरल भाषा में आपको समझाऊं तो क्या होती है सापेक्षिक संतृप्त वायु? जब किसी वायु के अंदर जितने जलवाष्प आ सकते हैं वो जब पूर्ण रूप से भर जाए, उसके अंदर जितने जलवाष्प आ सकते हैं उतने उसको मिल जाएं, तो वो संतृप्त हो जाती है। और संतृप्त हवा में जो सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। इफ़ वी आर नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, अगर हम जलवाष्पों की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे, अलॉन्ग विद दिस हम ऐसा किए बिना भी एक हवा को संतृप्त कर सकते हैं। हवा को संतृप्त करने की जो विधि इसमें बताई गई वो क्या है? कहते हैं अगर हम जलवाष्प ना दें हवा को, फिर भी हवा संतृप्त हो सकती है। कैसे? हम उसके तापमान को कम कर दें। अगर उसके तापमान को कम कर देंगे तो वो सिकुड़ जाएगी, तो अगर थोड़े जलवाष्प भी उसके अंदर होंगे तो वो सिकुड़ने से पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं इवेपोरेशन। ये वो विधि है जिसके द्वारा धरातल का जल द्रव
से गैस अवस्था में परिवर्तित होकर हमारे वायुमंडल में पहुंचता है। दिस प्रोसेस विच लिक्विड चेंज इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और 1 ग्राम जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है? 607 कैलोरी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जो ऊष्मा हमने उस 1 ग्राम जल को गर्म करने के लिए प्रदान की है, वो ऊष्मा कहीं वेस्ट नहीं होती है, बल्कि उसी वाष्प के अंदर छुपी रहती है। हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी गैस के चूल्हे पर पानी उबलने के लिए रखते हैं, तो जब रखा जाता है उसका तापमान ठंडा होता है। जब नीचे से उस जल को ऊष्मा प्रदान की जाती है, तो वो द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम उस भाप के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, तो वो भाप हमें ठंडी नहीं, गर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा उस जल को नीचे से गैस के रूप में प्रदान की गई थी, वो ऊष्मा उस द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने के अंदर, यानी जलवाष्पों के अंदर छुपी रहती है। और उसको हम पता कैसे कर सकते हैं? अगर उसके ऊपर हाथ रखें तो हमें गर्म महसूस होता है। This energy is called latent heat because this energy never visible on temperature thermometer. The energy help in the formation of turbulence. देखिए, जलवाष्पों के अंदर जो छुपी हुई गुप्त ऊष्मा है, संघनन प्रोसेस के बाद जब वो गैस पुनः द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तो उससे पहले क्या होती है? वो एनर्जी फ्री हो जाते हैं, रिलीज़ कर देते हैं उस एनर्जी को। हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि वर्षा आने से कुछ समय पहले मौसम में अचानक गर्मी बढ़ जाती है, फिर चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का। अगर गर्मी का टेम्परेचर हो तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर सर्दियों का मौसम हो तो उसमें भी हम तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। रिसेंटली हफ्ता 10 दिन पहले तक जो एक वर्षा की एक छोटी सी मात्रा आप लोगों को देखने को मिली, उससे पहले रातों का टेम्परेचर सडनली बढ़ गया था। जैसे आज हमारा नॉर्मल टेम्परेचर अगर 6 है, तो उस समय पर रात का टेम्परेचर बढ़कर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया था। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर लो हो जाता है, और प्रेशर लो होता है तो किसी दूसरे स्थान पर जो उच्च वायुदाब का केंद्र बना हुआ है, वहाँ से फिर हवा पवनें जो हैं वो चलना प्रारंभ करती हैं। और सर्दियों के मौसम में जो वर्षा हमारे मैदानी क्षेत्रों में या बर्फ़बारी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है, उसका सीधा संबंध पश्चिमी विक्षोभों से लिया जाता है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर जब कभी उच्च वायुदाब का केंद्र निर्मित होता है, और सर्दी के मौसम में भारतीय मैदानी क्षेत्रों में जब तापमान किसी कारण से बढ़ जाए और वायुदाब कम हो जाए, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जल राशियों पवनें जो हैं वो अपने जलवाष्पों को साथ लेकर भारतीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। जब वो पवनें पर्वतीय क्षेत्रों से टकराती हैं, तो वहाँ पर वो क्या करती हैं? बर्फबारी करती हैं, और उसी का प्रभाव क्षेत्र हम अपने मैदानी क्षेत्रों में देख सकते हैं, जिसमें हम वर्षा प्राप्त करते हैं। द हिडन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, जैसे मैंने बताया, संघनन के बाद जो वो छुपी हुई ऊष्मा है वो रिलीज होती है, और टेम्परेचर क्या होता है? सडनली बढ़ जाता है। फैक्टर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण के दर को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं? सबसे पहले तापमान है। मैंने आपको बताया, जब तापमान अधिक होता है तो स्थल का जो जल है वो बहुत जल्दी गर्म होकर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर आते हैं क्लियर स्काई। अगर स्काई क्लियर होगा तो सन रेजेस जो हैं वो क्लियरली विदाउट किसी अब्जॉर्प्शन के धरातल पर पहुंचेंगी और यहाँ के तापमान को बढ़ाएंगे। तापमान बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ड्राई एयरनेस, मैंने आपको बताया, जो किसी क्षेत्र से आती हैं वो ठंडी होती हैं, गर्म क्षेत्र में आकर वो फैल जाती हैं और हल्की होती हैं। जैसे ही ड्राई एयर होगी, शुष्क वायु होगी, तो उसके अंदर जलवाष्पों के धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब वाष्पीकरण होगा तभी जलवाष्प जो होंगे वो प्राप्त होंगे। स्पीड ऑफ विंड भी इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। यदि किसी क्षेत्र पर संतृप्त हुआ है तो तेज़ हवा वाले झोंके जो हैं उसको दूर लेकर चले जाते हैं, और फिर उस स्थान पर ड्राई एयर आकर रुक जाते हैं। एक्सपेंड ऑफ वाटर सरफेस, यानी जो है हमारे जल के, यानी वाटर सरफेस यानी जो हमारा जल स्तर है, उसमें भी इसका वृद्धि देखने को मिलती है। फिर आगे हमारा टॉपिक आता है कंडेंसेशन, यानी संघनन। हम संघनन को थोड़ा देखते हैं। देखिए, हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा धरातल पर जो उपस्थित जल है वो गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल में क्या है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है, और तापमान किस बिंदु तक गिरता है? जिस बिंदु तक वो जलवाष्प पुनः द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तित न हो जाए, जिसे हम ड्यू पॉइंट के नाम से जानते हैं।
कन्वर्जन ऑफ गैसेस फॉर्म इनटू लिक्विड एंड सॉलिड। देखिए मैंने आपको बताया कि जो गैस है, वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव का गैस बदलना, और कंडेंसेशन यानी संघनन क्या होता है, उसी गैस का द्रव या ठोस रूप में परिवर्तन होना। जब ये परिवर्तन होता है इसे कंडेंसेशन या लिक्विडिफिकेशन कहते हैं। अब इस छोटे से रिलेशन को आप जोड़ कर देखेंगे, हॉट एंड ह्यूमिड एयर राइज अप। मैंने आपको बताया था गर्म और जलवाष्पों से भरी हवा जो है वो हल्की होती है और वो राइज करती है ऊपर की तरफ। टेम्परेचर ऑफ एयर फेल डाउन, जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाती है उस वायु, उस हवा का तापमान जो है वो गिरता चला जाता है। कारण क्या है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान के गिरने की एक विधि है जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी ऑल्सो डिक्रीज, जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाती है तापमान गिरता चला जाता है, और तापमान जब गिरेगा तो हवा सिकुड़ती है, जब वो सिकुड़ती है तो वो संतृप्त होती चली जाती है। व्हेन टेम्परेचर फेल डाउन, जब टेम्परेचर ड्यू उसांक बिंदु तक गिर जाता है और हवा पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाती है, तब कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। On which temperature the air got saturated is called dew point. On dew point relative humidity is found 100%, यानी एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा तापमान का बिंदु जहाँ पर जलवाष्प से भरी हवा पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाए, वहाँ पर वो हवा क्या कहलाती है, प्रोसेस कौन सी शुरू होती है, संघनन की। और ऐसी अवस्था में सापेक्षिक आर्द्रता कितनी पाई जाती है, 100%, यानी जितनी हवा के अंदर जलवाष्प आ सकते हैं उतने ही उसके अंदर आ चुकी है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर फेल डाउन फ्रॉम ड्यू पॉइंट, देखिए ड्यू पॉइंट का मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। अगर ड्यू पॉइंट 0 डिग्री के आसपास रहता है, कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। 0 डिग्री के आसपास रहेगा तो जो जलवाष्प हैं वो द्रव के रूप में परिवर्तित होंगे, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे जब तापमान गिरता है तब वो जमना शुरू कर देता है, ठीक है। जब 0 डिग्री से माइनस में चला जाएगा तो वही जलवाष्प गैस के रूप में, ठोस अवस्था के रूप में जो है वो परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। फिर आते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये हैं एक ऐसे डस्ट पार्टिकल्स जो वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि संघनन प्रोसेस के लिए 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यानी डस्ट पार्टिकल्स, दूसरे होते हैं वाटर वेपर। इन्हें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्यों कहा जाता है, यही वही डस्ट पार्टिकल्स हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें हाइग्रोस्कोपिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जल को आकर्षित करते हैं। और जल को आकर्षित करते हैं किस रूप में, जो वायु में जलवाष्प हैं। धूलकण उन जलवाष्पों को आकर्षित करते हैं, जलवाष्प उन धूलकणों पर आकर चिपकना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जलवाष्प उन पर चिपकना शुरू कर देते हैं, संघनन की प्रोसेस शुरू होना शुरू हो जाती है। जैसे ही कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, गुप्त ऊष्मा रिलीज हो जाती है, यानी फ्री हो जाती है। जैसे गुप्त ऊष्मा शुरू रिलीज हो जाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो प्रेसिपिटेशन में बदल जाती है। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। वर्षा और वर्षण में अंतर क्या है, मैं समझा चुका हूँ आपको पहले ही, कि जब सिर्फ द्रव के रूप में कंडेंसेशन हो, प्रोसेस हो, उसे हम वर्षा कहते हैं। लेकिन जब कई बार टेम्परेचर माइनस में चला जाए, 0 से डाउन चला जाए, तो ओलावृष्टि होती है, हिमवृष्टि होती है, हिमपात होता है इत्यादि, यानी ठोस रूप में, जल नहीं ठोस रूप में। तो प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में यही डिफरेंस है। वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप, जैसे ही संघनन प्रोसेस पूरी होती है, जो जलवाष्प हैं वो बूंदों में, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो बूंद नीचे वायुमंडल की परतों में आती है। जैसे ऊपर के किसी परतों में, सौरमंडल में सपोज वो बादल बने, वर्षा शुरू हुई, वो द्रव की बूंद नीचे की तरफ मूव करती है पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, यानी वो आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसे वो नीचे की तरफ आती है, निचले क्षेत्रों, निचले सौरमंडल के निचले भागों में संवहनीय धाराएं चलती हैं। मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, एक प्रकार का उछाल देती हैं, किसको, उन बूंदों को, जो बूंदें उस बादलों से निकली हैं। वो बूंद जब उन हवाओं के संपर्क में आती हैं, वो उन्हें और ऊपर उछाल देती हैं, यानी वो ऊपर की परतों में फेंक दी जाती हैं। ऊपर जाते जाते उनके साथ दूसरी जो बूंदें हैं वो भी जुड़ती चली जाती हैं, और छोटी सी एक बूंद बहुत बड़े बूंद के रूप में फिर पुनः धरती पर आती है। इस पूरी प्रोसेस को आप लोग प्रेसिपिटेशन के रूप में भी जान सकते हैं, या फिर आप इसे जान सकते हैं रेनफॉल के रूप में। देखिए,
छोटी सी बूंद का वायुमंडल के ऊपर की परतों में जाकर बड़ी बूंद का रूप लेना, यानी छोटी बूंद में जब दूसरी छोटी बूंद मिली तो एक बड़ी बूंद का रूप ले लिया उसने। इस प्रकार की जो विधि है, इस सिद्धांत को कोलोजियन प्रोसेस बोला जाता है, यानी विलयन का सिद्धांत बोला जाता है। वैन एयर इज नॉट एबल टू कंट्रोल, देखिए अब तक वो संवहनीय धाराएं उस बूंद को ऊपर उछाल रही हैं। जैसे ही वो बूंदें ऊपर उछलती हैं, छोटी बूंदें उसमें आकर मिल जाती हैं। अब जब बूंद का आकार इतना बड़ा हो जाए कि नीचे से हवा उसे दोबारा ऊपर फेंकने में असमर्थ हो, तो वो फिर बूंद पृथ्वी पर आकर गिरती है। इसे ही हम प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल इत्यादि के रूप में जानते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है। सबसे पहले फर्स्ट साइड में राइजिंग वाटर वेपर लिखा है, जलवाष्पों का ऊपर लिखा है। पार्टिकल्स मैटर, देखिए वाइट कलर की जो बूंदें हैं ये हैं जलवाष्प। ऊपर ये जो काले काले बूंदें आपको नज़र आ रही हैं ये हैं आपके डस्ट पार्टिकल्स। इसके साथ जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो ड्रॉपलेट जो चेंजिंग शुरू हो जाती है। और जब वही बूंदें कंडेंसेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बड़ी बूंदों में कन्वर्टेड होती हैं, तो फिर ये अगला प्रोसेस दिखाया है। और अंत में फिर वो मॉइस्चराइज जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म करते हैं, और जब ये बादल उन बूंदों को संभालने में असमर्थ होते हैं तो वर्षा का रूप लेकर वो फिर धरती पर आ जाते हैं। फैक्टर कंट्रोलिंग ऑफ कंडेंसेशन, यानी जल संघनन को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम ड्यू पॉइंट, यानी औसांक बिंदु तक क्या होना चाहिए, तापमान को गिरना चाहिए। दूसरा है कूलिंग ऑफ एयर, किस प्रकार से होगा, या तो हवा ऊंचाई के साथ ठंडी होगी तब ड्यू पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, या फिर इंक्रीज्ड ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी हवा के अंदर जितनी क्षमता है उतनी जलवाष्प भर दो उसके अंदर तो वो पहले ही संतृप्त हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को मैं बड़े आराम से आपको एक चीज़ में समझाता हूँ। देखिए गर्मी के मौसम के अंदर क्या होता है, हवा गर्म होती है धरातल के साथ, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, उठने के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, डिक्लाइन करता है। यानी हवा को बहुत ऊंचाई तक जाना पड़ता है टेम्परेचर को डिक्लाइन करने के लिए, क्योंकि नीचे से ही वो इतनी गर्म होकर चल रही है। इसका मतलब बादलों का निर्माण काफ़ी ऊंचाई पर होता है। बात समझ में आ रही है, कूलिंग ऑफ एयर। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इंक्रीज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बात करते हैं सर्दियों की। देखिए सर्दियों के मौसम में एक धुंध होती है और एक होता है आपका कोहरा। कोहरा भी एक प्रकार का बादल ही है। बादल कैसे है, देखिए धरातल के साथ लगी हवा पहले कैसी होती है, ठंडी होती है सर्दियों के मौसम में, और उसके साथ साथ बहुत जल्दी ही मात्रा के अंदर उसके अंदर क्या पहुंच जाते हैं, वाटर वेपर। तो जो बादल ऊंचाई पर बनने चाहिए थे वो सारी कंडीशन उसको कहाँ मिल जाती है, धरातल के समीप ही मिल जाती है। और बादल कहीं बन जाते हैं, धरातल के समीप ही। सर्दियों के मौसम में जब विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो, हम कहते हैं कोहरा पड़ गया है। कोहरा कुछ नहीं, एक प्रकार का बादल ही होता है, क्योंकि वो सारी कंडीशन जो संघनन के लिए ज़रूरी हों धरातल के साथ ही पा ली जाती हैं। आगे चलते हैं, एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज, और उसके बाद आएगा आपका क्या है, एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज वाला जो चैप्टर है उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कल। फिलहाल आज आप इसे यहीं तक समझिए, क्योंकि कंडेंसेशन अपने आप में थोड़ा सा एक अलग सा टॉपिक है, हो सकता है एक पूरा क्वेश्चन आपको इसके रूप में मिले। कंडेंसेशन के फॉर्म्स हैं वो आगे मैं आप लोगों के साथ करवाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको सेकंड यानी कल तक का वेट करना होगा। आज आप इसे संगणन को यहीं तक समझिए, अपने नोटबुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ इसे पढ़िए, समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जब कॉलेजेस आते हैं आप लोगों के साथ वो डाउट क्लियर किया जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।